हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों की इस वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि ये पेपर में 100% ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, टारगेट हम लोगों का 90-95% हम लोग रखे हैं और उसी बेस पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को मैंने टारगेट रखा है 2000 लाइक तक। ठीक है, देखते हैं कितने लोग 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेना। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे, इसके बाद लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी मिक्स क्वेश्चन में लिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पीय का। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन है और H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी जलीय विलयन है। दोनों को जब हम लोग मिला रहे हैं, विक्रिया करा रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट का ठोस प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे HCl जलीय विलयन में प्राप्त हो रहा है। तो ऊपर किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है पूछा है कि ऊपर किस प्रकार की रिएक्शन हो रहा है। योगात्मक अभिक्रिया कि निराकरण अभिक्रिया कि अवक्षेपण अभिक्रिया कि इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से बताएं कमेंट करके कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रिएक्शन को देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा रिएक्शन है। तो जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताता हूं आप लोगों को ट्रिक में, आप लोगों को जैसे यह क्या होता है, अभिकर्मक मतलब अभिकारक, अभिकर्मक, इधर होता है उत्पाद। अगर उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस में प्राप्त हो रही है, कोई चीज ठोस में, तो आप समझ लो कि अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है। हमेशा अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्योंकि उत्पाद में देखिए ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। ये याद रखिएगा, कभी भी उत्पाद में कोई चीज ठोस अगर प्राप्त हो रही है, अवक्षेपण अभिक्रिया पे आप टिक लगा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा। कोई एक विलियन है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा बताइए। 6 कि 7 कि 8 कि 9। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। आप सोचोगे कि 6 ऐसा क्यों, क्योंकि भैया नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। मैंने ट्रिक एक बताइए, अनील करके। अनील, अनिल का मतलब होता है कि मतलब अम्ल जो है नीला कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो वही तो है, नीले को लाल कर दे रहा है कौन, अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 6, मतलब 7 से कम होता है। 7 से कम, 7 तो उदासीन होता है, 7 से 8 9 बढ़ेंगे तो ये तो क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम 6 ही है, तो 6 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अम्ल है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, ठीक है, धामन सोडा, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 कि Na2CO3 10H2O कि CaOCl2 कि NaOH। बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी। तो रटा होना चाहिए, बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि Na2CO3 10H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यह जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यह आप लोगों का खाने वाला सोडा का सूत्र होता है, ठीक है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधातु कौन है, पूछ रहा है इसमें से कि अधातु कौन है। पोटेशियम होगा कि फ्लोरीन होगा कि एल्युमिनियम होगा कि यहाँ पे सोडियम होगा। बताइए, यहाँ पे अधातु की लिस्ट में कौन आता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अधातु धातु। आप लोगों को लिस्ट प्रेडिक्टेबल याद होगा, उसमें से आपको बताना है कि अधातु कौन होगा। तो इसका राइट आंसर सबको मालूम है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये जो आप लोगों का फ्लोरीन है, ये किस में आता है, अधातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी होती है कार्बन परमाणु की संयोजकता, 2
कि 3, कि 4, कि 5? कमेंट करके बताइए कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी कमेंट करके बताना है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तुरंत आंसर आप दोगे कि 4 होती है। कितना? 4 होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, आप अच्छे से तैयारी बस करते रहो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है? ठीक है, जल को, कि खनिज लवण को, कि प्रकाश ऊर्जा को, कि ऑप्शन डी ऑक्सीजन को? बताए क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको? जल को, कि खनिज लवण को, प्रकाश ऊर्जा को, कि ऑक्सीजन को? ये तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत बार मैं करा चुका हूं, तो इसका आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी क्लोरोफिल होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधा अपना भोजन बनाता है, तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ही क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगर 7वां दिखाऊं, 7वां का भी आप लोगों तुरंत आप आंसर दोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मतलब किसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ मनी किसको कहते हैं? डीएनए को, आरएनए को, एटीपी को, कि क्लोरोफिल को? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना ही पड़ेगा। सिंपल भी क्वेश्चन आप बता दोगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कि अगर ऊर्जा की सिक्का की बात आए तो हमेशा एटीपी को कहते हैं। अगर ऊर्जा का घर आ जाता तो हम डीएनए को कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऊर्जा का सिक्का है इसलिए हम लोग एटीपी कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ट्रिक लगा लो इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है प्रश्न। आगे अगर बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग इन चारों में से कौन नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से, बहुत बार मैं करा चुका हूँ इस प्रश्न को, कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, अंडाशय तो होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है, शुक्रवाहिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो शुक्रवाहिका है यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां भी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? पपीता पे, मटर पे, आलू पे, अंगूर पे? और सबको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया किस पे किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मटर पे, क्योंकि सबको मालूम है कि मटर पे उन्होंने अपना आनुवंशिकता का नियम दिया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। आगे अगर बढ़े, अगर अगले प्रश्न के बारे में बात करें, प्रश्न नंबर 10वां, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे, अगर अवतल दर्पण के फोकस पर अगर आप वस्तु को रख देते हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनंत पर बनेगा, कि वक्रता केंद्र पर, कि दर्पण के पीछे, की ध्रुव पर? बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है, कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु को अनंत पे अगर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जस्ट उल्टा चलता है। ठीक है, तो अगर अवतल दर्पण में फोकस पे रख रहे हो किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आपसे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो किसका अधिक विचलन होता है? मतलब किस रंग का अधिक विचलन होता है? पीले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, बैगनी रंग का? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक अगर विचलन होता है तो बैगनी रंग का होता है। किसका? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, और सबसे कम पूछ देता तो लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों प्रश्न। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, प्रश्न नंबर 12। तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, आप तुरंत बता दोगे, कि विद्युत धारा की बात कर रहा है, कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा को किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कि ऊर्जा मीटर से? बताइए क्या होगा राइट आंसर? कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा को हम लोग किस युक्ति से नापते हैं? तो सबका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन बी, मतलब अमीटर से नापते हैं। किसे? अमीटर से नापते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 12 भी क्लियर होता होगा। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं।
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर साल ये प्रश्न आते हैं, इस बार भी आएंगे और आप इसको सही करके आओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। बताना कि कौन सी एक ऐसी परत है जिस जो कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, सब लोग बता देंगे कि जो ओजोन परत है वही पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। कौन परत? ओजोन परत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न मालूम भी रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रिएक्शन ही दिया हुआ आपको बताना, एक अच्छी अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एनसीईआरटी के प्रश्नावली का प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। मतलब इन चारों तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसे अगर वायु की उपस्थिति में उसको जलाएं तो वह काला रंग का हो जाएगा। कौन सा है? कापर होगा कि जिंक होगा कि सल्फर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बहुत बार करा भी चुका हूं, तो इसका आंसर आई होप सभी लोग अच्छे से देंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर कापर, क्योंकि कापर ही वो तत्व ऐसा है कि जिसे आप वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो देखना उसके ऊपर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है काले रंग की। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि इसमें अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन है बताना है। इसमें आपको अम्लीय लवण बताना है, NaCl है कि NaHSO4 है कि Na2SO4 है कि KCl है। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, अम्लीय लवण वही कहलाएगा जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे। तो इसमें से हाइड्रोजन आयन कौन देगा? इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो राइट आंसर बी होगा, क्योंकि हम लोग वही होता है, उसकी परिभाषा यही होती है कि पानी में घुलकर वो H+ आयन दे। ठीक है, तो आई होप इसमें आप लोगों का हाइड्रोजन है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है, इनमें से कौन धातु है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से धातु है। क्या होगा राइट आंसर बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोरान होगा, ऑप्शन बी लिथियम होगा, कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सिलिकॉन होगा, कि ऑप्शन डी कार्बन होगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन धातु है आपको पहचान कर बताना है। ठीक है, तो इसमें से धातु कौन है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर मालूम है तो बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाता लिथियम। क्या होगा? लिथियम। लिथियम क्या आप लोगों का धातु है, क्योंकि ये धातु की श्रेणी में आता है लिथियम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कीटोनी समूह उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ देख लीजिए, और इसमें से आपको होता है कि कीटोनी समूह उपस्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कीटोनी समूह यह होता है। ठीक है, यहाँ से इसको आप अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, याद रख लीजिएगा कीटोनी समूह यह ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। बताना कि विषम पोषी नहीं है। फफूदी, फीता कृमि, ईस्ट की मनी प्लांट। ठीक है, बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फफूदी होगा, फीता कृमि की, ईस्ट की, मनी प्लांट होगा। बताना विषम पोषी नहीं है इसमें से। तो विषम पोषी कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मनी प्लांट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मनी प्लांट जो है वो आप लोगों का विषम पोषी नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न देखिए आप लोग, कि मानव में भ्रूण, क्या बोला है? मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से मिलता है, कि प्लेसेंटा से, कि वृक्क से, कि फेलोपियन ट्यूब से। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, कि मानव में भ्रूण जो है वो मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 20वां प्रश्न। तो अभी तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को बताया। अब हम चलते हैं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए पहला ही प्रश्न मैं दीर्घउत्तरीय को लेकर आ गया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दीर्घउत्तरीय का प्रश्न है जो कि 7 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी क्या विशेषता है, उस पर आपको जिक्र करना है। हर साल एग्जाम में आता है प्रश्न मेंडलीव की आवर्त सारणी से। लिखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं उसकी जो कि निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला विशेषता जो है वो है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। पहला विशेषता उसकी है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा क्या होती है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से, जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है, तो मूल आवर्त सारणी से तत्वों के मूल भौतिक तथा रासायनिक गुणों के अध्ययन सरल हो गए हैं। मतलब उन्होंने इस प्रकार से सीक्वेंस से अपना आवर्त सारणी सजाया है, उसमें भौतिक, उसके भौतिक मूल, रासायनिक गुण, उसको अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मतलब बहुत सरल तरीके से उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया है। चूंकि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, उनकी मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है, जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक समूह में रखा गया है। अतः किसी समूह के एक तत्व के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त सीमा तक ज्ञान हो जाता है। मतलब कह रहा है कि सब में अलग अलग गुण के तत्व रखे गए हैं, तो उससे हम लोग आराम से तुलना कर लेते हैं कि इसका गुण इससे आप अधिक है कि कम है। ठीक है, इस तरह हम लोगों को जानकारी होने में बहुत आसानी होती है। तो ये तो पहली विशेषता हो गई। ठीक है, उनकी आवर्त सारणी की। दूसरी और क्या विशेषता है उनकी कि तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने की सहायता। मतलब उन्होंने इतना सीक्वेंस से सजाया है कि तत्वों के परमाणु भार भी हम लोग अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सन 1869 से पहले बेरिलियम का परमाणु भार था 13.5 माना जाता था, लेकिन बेरिलियम के गुणों को मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है। अतः मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार से 7 तथा बोरॉन के परमाणु भार 11 के मध्य होना चाहिए। इससे मेंडलीव ने निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का जो परमाणु भार होगा वो 13.5 नहीं बल्कि 9.4 है। ठीक है, इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो गया कि बेरिलियम का परमाणु भार लगभग 9 है। इसी प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से कुछ अन्य तत्वों के सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। इसका कहने का मतलब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्या बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी विशेषता यह था कि तत्वों के सही परमाणु भार भी ज्ञात किया गया। ठीक है, पहले परमाणु भार बेरिलियम का 13.5 था, लेकिन उन्होंने अपने आवर्त सारणी में इस प्रकार उसको अरेंज किया, सजाया, जब उनको मालूम चला कि नहीं यार इसका तो परमाणु भार 7 होगा, फिर वहां पे संशोधन करने के अनुसार परमाणु भार उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो 11 के मध्य होगा, तब लास्ट में उन्होंने सिद्ध किया कि बेरिलियम का जो परमाणु भार होगा लगभग 9 होगा। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरी विशेषता उनकी क्या थी कि नए तत्वों की खोज में सहायता। नए तत्वों की खोज में सहायता, तीसरे आप विशेषता लिखोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए। मतलब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था उसमें कुछ स्थान खाली छोड़ दिए गए थे, और ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी तब तक नहीं हुई थी, मतलब उनका ज्ञान तब तक नहीं हुआ था, इसलिए वहां पे छोड़ा गया था। फिर कह रहे हैं कि इन अज्ञात तत्वों के गुणों तथा परमाणु भारों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। नए तत्वों की खोज के साथ साथ इन इन रिक्त स्थानों की पूर्ति होती चली गई तथा उनके गुणों तथा भार परमाणु भार पहले की गई भविष्यवाणी के अनुरूप थे, जिससे इनकी खोज की पुष्टि हुई। कह रहे हैं कि जो मेंडलीव पहले हमने मेंडलीव सारणी बताया था, कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे शोध होता गया, जैसे जैसे तत्वों की जानकारी होती गई, वो जो खाली स्थान था वो भरता चला गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्केडियम का परमाणु भार 44.9 है, गैलियम का परमाणु भार आपका 69.7 है तथा जर्मेनियम का परमाणु भार 72.6 है। ठीक है, इसके उदाहरण है। ठीक है, ये बाद में खोज किया गया और रिक्त स्थान को पूर्ति की गई। ठीक है, इस प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिली। अब जाके कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 विशेषता हमने आप लोगों को बताया और आई होप आपको क्लियर हो गया तीनों विशेषता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एग्जाम में हर साल वहां से प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से भी बनेंगे, इस बार भी इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों साथ में ही आते हैं कि दीर्घ आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2 ऑप्शन देता है, नहीं अथवा करके देता है। ठीक है, या तो वो करना होगा या तो ये करना होगा, दोनों याद होना चाहिए आप लोगों को, दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो दीर्घ आवर्त सारणी की क्या विशेषता है उसको देखते हैं। तो पहला लिखेंगे विशेषता कि यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मतलब कि जो दीर्घ आवर्त सारणी है तत्वों के अधिक परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और दूसरा विशेषता इसकी यह है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं आप लोगों को
दूसरा विशेषता आपको दिखना यहाँ पर लिखना है कि इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध किससे, उसके परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन विन्यास से है, और यह एक अति आदर्श प्रबंध है। ये दूसरा इसकी विशेषता हुआ। तीसरा विशेषता यह है कि इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही अभ्यास हो जाता है। मतलब इस प्रकार उसको सजाया गया है कि इस रासायनिक गुणों में समानता भी, भिन्नता भी और क्रमिक परिवर्तन स्वयं हम लोग जांच लेते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या अंतर होगा, उस कैटेगरी से उसमें अरेंज किया गया है। चौथा विशेषता है कि इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है, मतलब सिंपल, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पांचवा विशेषता यह है यहाँ पे कि इसमें उपसमूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया। जो उपसमूह है उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है तथा उपसमूहों के अंतर्गत सभी तत्व परस्पर समानता दर्शाते हैं। ठीक है, उपसमूहों को एक साइड कर दिया गया है कि वो एक तरीके से समानता दर्शाते हैं। और छठवां यहाँ पे विशेषता यह है जो कि आपको लिखना है, लास्ट विशेषता है कि इस सारणी में आगे और भी विभाजन किए गए हैं, जैसे सक्रिय तत्व, संक्रमण तत्व, विरल मृदा धातु, लेंथेनाइड व रेडियो एक्टिव धातु, एक्टिनाइड, उपधातु आदि। ठीक है, मतलब इसके चल के आगे और विभाजन किया गया है इन सभी तत्वों के लिए। ठीक है, तो यह विशेषता था। आई होप आपको विशेषता क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न था। अगर याद कर ले तो यहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में बनेंगे दोनों प्रश्न, आप मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो कैसी लगी है, आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।